हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, मेरा नाम है समता शुक्ला और क्लास 10th में आपका चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेसेस, उसके कुछ हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। तो अभी तक आपने 23 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे और जैसे आपको ये क्वेश्चन स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और अपने आप से एक टिक निशान लगाइए, मतलब सही का निशान लगाइए। उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी और फिर आपको अपने आंसर से इस क्वेश्चन के आंसर को मैच करना है कि आपने कैसा आंसर लगाया है और जो मैंने बताया है वो समान है या डिफरेंट है। अगर एक जैसा होगा तो मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है और आपने सही निशान लगाया है। अगर अलग होगा तो उसको निशान को सही लगाएंगे और फिर से उसको अच्छे से दोबारा से रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन है, द ब्लड लीविंग द टिश्यूज बिकम्स रिचर इन। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। ब्लड यानी कि खून की बात हो रही है, जो टिश्यूज को छोड़ करके बाहर आता है ना। मतलब जो ब्लड हमारे हार्ट तक वापस आता है पूरे शरीर से कलेक्ट होकर के, वो कैसा होता है? वो रिच होता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, हीमोग्लोबिन में और ऑक्सीजन में। तो आप सबको अपने अंदाजे से सही का निशान लगाना है और इसको क्वेश्चन को नोट भी करना है सभी बच्चों। क्वेश्चन को सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इस पर आपको सही का निशान लगाना है। चेक करेंगे कि आपका आंसर आपने निशान क्या लगाया है। अगर सभी बच्चों ने आंसर में ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड पे टिक निशान लगाया है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। और यदि आपने उसकी जगह पे कुछ दूसरा निशान लगा रखा है, इसका मतलब कि आपका वो आंसर गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों ये आंसर क्यों है, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्यों सही है, उसके बारे में जानेंगे। बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन, जब श्वसन की प्रक्रिया होती है बच्चों, श्वसन की प्रक्रिया जो आप पढ़ रहे हैं, कोई नया सिस्टम नहीं पढ़ाया गया है आपको क्लास 10th में, आपको क्लास 7th से ये कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है। उस क्लास 7th में भी आपको क्या पढ़ाया गया था कि रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में, श्वसन की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वापस छोड़ते हैं अपने शरीर से बाहर। ठीक है, तो जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसमें हमारे शरीर में मौजूद जो भोजन है उसका विखंडन होता है, ऑक्सीजन का यूज करके एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा हमारे शरीर में एनर्जी बनती है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें खाना खाने से ऊर्जा प्राप्त होती है। छोटे बच्चे थे हम तब ये लाइन कहते थे कि हमें खाना खाने से ऊर्जा मिलती है। ये केवल एक लाइन जैसा था, बाद में आपको जाके पता चला कि उसके बीच में बहुत अच्छी सी प्रोसेस होती है, केमिकल प्रोसेस होती है हमारे शरीर के अंदर ही, जिसमें ये प्रक्रिया श्वसन के रूप में हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन यूज होती है, हमारे भोजन के विखंडन में एनर्जी रिलीज होती है और प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो हमारे ब्लड में घुल जाता है और वापस से वो हार्ट तक जाता है, लंग्स के साथ हमारे शरीर से बाहर नासिकाओं के द्वारा, नॉस्ट्रिल्स के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया। बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स एक्यूमुलेटेड इन टिश्यूज, हेंस ब्लड लीविंग द टिश्यूज बिकम्स रिचर इन कार्बन डाइऑक्साइड। किस रीजन, क्या रीजन था? कार्बन डाइऑक्साइड भर गई, उसका कारण था श्वसन की प्रक्रिया। श्वसन की प्रक्रिया के कारण ही क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में ज्यादा हो गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सभी बच्चे नोट करेंगे और इसका आंसर भी सभी बच्चे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन को ही ध्यान से पढ़ना है।
इसमें उस सेंटेंस को आपको टिक मार्क करना है जो सेंटेंस आपको गलत लगता है, जो इनकरेक्ट सेंटेंस है उसी को आपको टिक मार्क करना है। ऑप्शन नंबर ए है ऑर्गेनिजम्स ग्रो विद टाइम। ऑप्शन नंबर बी इज ऑर्गेनिजम्स मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर्स। ऑप्शन नंबर सी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स। और ऑप्शन नंबर डी एनर्जी इज इसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस। जो पहला ऑप्शन है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिजम्स जीव जो हैं वो समय के साथ वृद्धि करते हैं। ऑप्शन नंबर बी का मीनिंग क्या है? ऑर्गेनिजम्स मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, मतलब जीव जो हैं वो अपने आप में टूट फूट होने पर मरम्मत करते हैं और अपनी संरचना को मेंटेन करने का भी काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में कहा जा रहा है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स, यानी कोशिकाओं के अंदर अणुओं का मूवमेंट, आणविक गति जो है वो नहीं होती है। और चौथा ऑप्शन है एनर्जी इज इसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस, यानी जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा आवश्यक है। अब इसमें सभी बच्चे अपनी तरफ से पेंसिल से निशान लगाएंगे, क्वेश्चन को नोट करेंगे, ऑप्शंस को नोट करेंगे, अपनी तरफ से पेंसिल से सही का निशान लगाएंगे और उसके बाद मेरे आंसर से बाद में मैच करेंगे कि आपने जो निशान लगाया और जो सही आंसर था क्या वो एक है या अलग अलग हो गया। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स, कोशिकाओं के अंदर आणविक गति नहीं होती है। ये सेंटेंस आपका आंसर है, मतलब ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है, इसीलिए ये सही आंसर है क्योंकि क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। ये इनकरेक्ट क्यों है ये आप सभी को पता है, फिर भी एक बार हम जानेंगे। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज अ वाइटल प्रोसेस। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सेल्स टेक प्लेस इन एक्टिव एंड पैसिव मोड्स such as diffusion, osmosis और facilitated diffusion इत्यादि। देखिए आप सभी जब कोशिका को पढ़ रहे थे, क्लास 8th में भी आपने पढ़ा, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा, तब आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में बताया गया था, किस तरह से अणु जो है कोशिका झिल्ली के द्वारा अंदर बाहर जाते हैं, किस तरह से न्यूक्लियस से और साइटोप्लाज्म के अंदर बाहर होते हैं, उसके बारे में बताया गया था। आपको एक प्रैक्टिकल के बारे में मैंने बताया था कि किशमिश का एग्जाम्पल दिया था कि किशमिश को आप पानी में भिगो करके उसको ट्राई कर सकते हैं, इस प्रैक्टिकल को। तो ये सब जो करवाया गया था आपको वो क्या है, वो यही समझाता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस अमंग सेल्स डज नॉट, इसमें यदि नहीं होता तो ये सेंटेंस सही होता। ये सेंटेंस में डज नॉट लिखा हुआ है इसलिए ये सेंटेंस गलत है और इसीलिए ये आंसर इस क्वेश्चन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉफ्स इज, यानी कि जो आंतरिक ऊर्जा स्वपोषियों के अंदर रिजर्व होती है वो किस रूप में होती है, ये आपको निशान लगाना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है स्टार्च और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है फैटी एसिड्स। क्वेश्चन को फिर से अच्छे से समझेंगे। स्वपोषियों के अंदर एनर्जी किस रूप में रिजर्व रहती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको खुद से अपना दिमाग चलाना है और ये सोचना है कि क्या स्वपोषियों में यानी कि पौधों में एनर्जी किस रूप में रिलीज होती है, किस रूप में सेव रहती है जो हमें मिलती है। हम खाने के तौर पे जब यूज करते हैं तो हमें एनर्जी क्या खाने से ज्यादा मिलती है, दिमाग यहाँ पे चलाना पड़ेगा आपको। ग्लाइकोजन जो है वो सभी बच्चे अपनी तरफ से निशान लगाएंगे, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि सही आंसर क्या है। ग्लाइकोजन, प्रोटीन, स्टार्च और फैटी एसिड में से आप कौन से पर सही का निशान लगाते हैं? सभी बच्चे अपने आंसर से मैच करेंगे
ऑप्शन में आंसर आपका सी स्टार्च जो है वो सही आंसर है। यानी कि स्वपोषियों में ऊर्जा स्टार्च के रूप में रिजर्व रहती है। क्वेश्चन का ये आंसर आप समझ सकते हैं, जैसे आलू में स्टार्च के रूप में रिजर्व रहती है, चावल में भी स्टार्च के रूप में ही रिजर्व रहती है। तो ये सब क्या है, आलू चावल पौधे हैं और स्वपोषी हैं। ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल्स में स्टोर्ड रहती है एनर्जी के रूप में। प्लांट्स स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। यानी कि यहाँ पे प्रोटीन और फैटी एसिड जो है वो एनर्जी के रूप में स्टोर नहीं होती। ग्लाइकोजन स्टोर होता है एनिमल्स में और स्टार्च स्टोर होता है प्लांट्स में। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर सही आप टिक लगाएंगे। और एक्सप्लेनेशन भी उसका जिन बच्चों को नहीं आता है तो ये फर्स्ट वाला पार्ट आप नोट जरूर कर लेंगे, यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट। प्लांट्स का आप सभी ने निशान लगा लिया है, एनिमल्स वाला आप नोट कर लेंगे, ताकि अगर ये क्वेश्चन वाइस वर्सा आ जाए तो आपको आंसर करने में प्रॉब्लम नहीं आए। एक क्वेश्चन से आपका यहाँ पे 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। इसको सभी बच्चे नोट करेंगे, निशान सही लगाएंगे और आंसर भी नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों, Which of the following equations is the summary of photosynthesis? यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का जो सार है वो कौन सी इक्वेशन में दिखाई पड़ रहा है, ये आपको अच्छे से पढ़ करके सही का निशान लगाना है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की अभिक्रिया 12 जल के अणुओं के साथ हो रही है और रिजल्ट में ग्लूकोज का अणु बन रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और जल के अणु भी रिलीज हो रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन में देखेंगे, बी में 6 कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं के साथ जल की अभिक्रिया हो रही है सनलाइट में, जिसमें ग्लूकोज आपका बन रहा है और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और 2 जल के अणु भी, 6 जल के अणु रिलीज हो रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट के रूप में बन रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु हैं, 12 जल के अणुओं के साथ क्लोरोफिल और सनलाइट की अभिक्रिया हो रही है, जहां पर प्रोडक्ट के रूप में ग्लूकोज रिलीज हो रहा है प्लस 6 O2 यानी कि 6 ऑक्सीजन के अणु रिलीज हो रहे हैं और 6 ही जल के भी मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं। और ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की अभिक्रिया जब 12 जल के अणुओं के साथ क्लोरोफिल और सनलाइट में होती है तो रिजल्ट के रूप में क्या निकल रहा है, C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O। अब इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है ये आपको टिक मार्क करना है और उसके बाद फिर आप मेरे आंसर में जो मैं बताऊंगी उससे मैच करेंगे कि क्या आपने सही का निशान लगाया है वो सही है या उसमें कहीं कोई डिफरेंस आ गया। सबसे पहले इक्वेशंस को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। आपको केवल 2 चीजों पर ध्यान देना है, एक तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस किस रॉ मटेरियल का यूज हुआ था उसकी कच्ची सामग्री के बारे में याद करना है और उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या प्रोडक्ट बनते हैं वो याद करना है। उसके बाद दोनों आपको इक्वेशन में लगा के देखना है, जिसमें सही होगा वो आपको टिक मार्क कर देना है। सभी बच्चे इसको नोट करेंगे, निशान आप पेंसिल से लगाएंगे या रफ में या मन में सोचेंगे, क्योंकि पेन से अगर आपने गलत निशान लगाया तो उसको इरेज करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। देखेंगे आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शन नंबर सी और डी ज्यादातर बच्चों को एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि डी गलत क्यों है। डी गलत इसलिए है इस प्रोडक्ट के कारण।
डी गलत इसलिए है इस प्रोडक्ट के कारण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या कभी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है? नहीं। यहाँ पे बहुत सावधानी से क्वेश्चन में ऑक्सीजन की जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया गया है और इससे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए ऊपर वाले ऑप्शन में देखेंगे सी में उसकी जगह पे 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं जो सही है, और जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आ गए वो आंसर जो है वो गलत हो गया। तो इसका है आंसर नंबर सी, 6CO2 प्लस 12H2O, यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड जब 12 जल के अणुओं के साथ क्लोरोफिल और सनलाइट में अभिक्रिया करते हैं तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनते हैं प्रोडक्ट के रूप में। ऑक्सीजन रिलीज होती है जिसे हम प्राणवायु के तौर पर यूज करते हैं, और कुछ जल भी रिलीज करते हैं पौधे, जो आपने पत्तियों पर सुबह के समय देखे होंगे। ऑप्शन ए में वो फैक्टर्स ही नहीं शो हो रहे हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। ऑप्शन बी जो है वो बैलेंस इक्वेशन ही नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो रॉन्ग है क्योंकि वहां पे CO2 प्रोडक्ट्स के रूप में दिया गया है। तो आंसर नंबर सी जो है वो सही आंसर है। आई थिंक सभी बच्चों को ये छोटी सी मिस्टेक पर ध्यान दिया होगा उन्होंने, और आंसर के रूप में अपने आप से आपने सी ऑप्शन ही टिक किया होगा। यदि आपने अपने आप से सी ऑप्शन पहले नहीं टिक किया था तो आपको फिर से एक बार प्रकाश संश्लेषण को रिवाइज करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस। उस घटना को चुनना है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में नहीं होती है। ए है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी हरित लवक के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। बी है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है। सी है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, और डी है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है ये आपको ध्यान देना है, और उसके बाद आपको सही का निशान लगाना है। सभी बच्चों ने अपनी तरफ से निशान लगा लिया। अब आप मैच करेंगे कि आपने जो निशान लगाया वो और जो सामने स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है क्या वो एक जैसा है या अलग है। इसमें देखिए आंसर नंबर है ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीडेशन जो है कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एज इट इज वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधे के द्वारा प्रयोग की जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन को और आंसर को दोनों को सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। आगे बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The opening and closing of the stomatal pore depends upon oxygen, temperature, water in God cells और concentration of carbon dioxide in stomata। जो स्टोमेटा होते हैं, जो पर्णरंध्र होते हैं, उनका खुलना और बंद होना ये किस चीज पर निर्भर करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या ऑक्सीजन के कारण पर्णरंध्र खुलते और बंद होते हैं? क्या उस पर तापमान का प्रभाव पड़ता है? क्या स्टोमेटा यानी पर्णरंध्र के अंदर जो रक्षी कोशिकाएं होती हैं, गॉड सेल्स होती हैं, उनके अंदर पानी भरे होने के कारण ये प्रक्रिया होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन के कारण स्टोमेटा में ये प्रोसेस होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग? इसके बारे में आपने बहुत ब्रीफ में पढ़ा था बच्चों। आई थिंक आपने सही ऑप्शन पर टिक लगाया होगा। अब आप आंसर को अपने
मैच करेंगे कि क्या जो आंसर आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है वो और जो आपने निशान लगाया है वो दोनों सेम है या अलग हैं। यदि अलग है तो फिर से आपको क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा दोबारा से पढ़ने की जरूरत है या रिवाइज करने की जरूरत है। और अगर आपने वाटर इन गॉड सेल्स लगाया है मतलब आपका कंसेप्ट एकदम आपको याद भी है और क्लियर भी है। इसमें क्या होता है आप सभी को पता है कि जो गॉड सेल्स होती हैं कैसे होती हैं, स्टोमेटा की जो बनावट होती है वो कैसे होती है, कुछ इस तरीके की बनावट होती है ना। ये जो है ये क्या है, ये है गॉड सेल्स। इसमें पानी भरे होने के कारण और पानी निकल जाने के कारण ओपनिंग और क्लोजिंग इसकी होती है। ओपनिंग ऑफ गार्ड सेल्स इज फैसिलिटेटेड बाय द एंट्री ऑफ वाटर इनसाइड गार्ड सेल्स। दिस मेक द गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड। टर्जिड का मतलब क्या होता है, उसका शेप उसको मिल जाता, मतलब फूल सी जाती है, स्वेल अप हो जाती है। टर्जिड का मतलब क्या होता है कि स्वेल अप हो जाना, फूल जाना, है ना। क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल्स इज फैसिलिटेटेड बाय वाटर कमिंग आउट ऑफ गार्ड सेल्स। दिस विल मेक द गार्ड सेल्स फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब जैसे कोई चीज झूल रही हो या शिथिल हो जाए या पानी, बलून फिल्ड विद वाटर और बलून विदाउट वाटर, दोनों जो है वो उससे आप समझ सकते हैं। अगर टर्जिड का मतलब है कि जिसमें पानी भरा हुआ हो, वो स्वेलअप हो गई हो गॉड सेल्स, तो जब स्वेलअप हो जाएंगी तो वो क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। और जब पानी वहां से बाहर निकल जाएगा तो वो क्या हो जाएंगी, शिथिल हो जाएंगी या सिकुड़ जाएंगी। तो अपने आप से गॉड सेल्स के कारण स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाएगा। तो यही आपको इस क्वेश्चन में आंसर इसका है, समझा भी दिया मैंने और ये आपको याद भी होना चाहिए। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप चैट के माध्यम से उस टाइम उसको पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हमारे पाचन नली के रास्ते में सबसे पहला कौन सा एंजाइम है जो हमारे भोजन के साथ मिल करके प्रक्रिया करता है। पेप्सिन, सेलुलेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है। ये आपका देखने में बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है बच्चों। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन सेम PYQ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है दूसरे तरीके से आपको पूछा जाए, लेकिन अमाइलेज का यूज आपसे क्वेश्चन पेपर में बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इसमें अपनी तरफ से आप निशान लगाएंगे और उसके बाद मैच करेंगे कि क्या आपने अमाइलेज लगाया है या कोई और ऑप्शन पर टिक कर दिया है। यदि आपने अमाइलेज पर टिक किया है मतलब आपका आंसर सही है। अमाइलेज जो है वो सिक्रीट होता है कहाँ पे, माउथ में, और एक्ट करता है स्टार्च पे, कन्वर्ट करता है ये सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, यानी कि ये सिंपल रूप में कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ देता है, सिंपल शुगर में माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अमाइलेज इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अमाइलेज की जगह पे अगर टाइलिन लिखा हुआ होता तो भी आपका आंसर टाइलिन होना था। अमाइलेज या टाइलिन ये दोनों आपको आंसर अगर हो तो ये सही है। उसके अलावा फर्स्ट एंजाइम में आप इन्हीं दोनों का नाम लिखेंगे। ये सभी बच्चे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड्स टू क्रैम्प्स अमंग क्रिकेटर्स। दिस रिजल्ट्स ड्यू टू। मांसपेशियों में, क्वेश्चन क्या है, मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में क्रिकेटर्स के अंदर क्या होती है, कभी कभी क्रैम्प्स आ जाते हैं, यानी कि उनके पैरों में कभी कभी ऐंठन आ जाती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि खिलाड़ी खेल रहा है पूरे मनोभाव से, अपने दौड़ भाग कर, अचानक से कहीं कोई नस में उसके कुछ खिंचाव हो जाता है या कोई पैरों में ऐंठन हो जाती है जिसके कारण खिलाड़ी को प्रॉब्लम होने लगती है। तो वो क्या रीजन है, क्यों ऐसा होता है। ऑप्शंस में आपको वो दिखाया गया है, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एथेनॉल, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू ग्लूकोज,
नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट एंड कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड। अब ये सबसे पहला तो ये सोचिए कि ये कौन सी प्रक्रिया के चरण हैं। सबसे पहले जिन बच्चों को पता है वो जानते हैं कि ये श्वसन की प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं। अब इस श्वसन की प्रक्रिया में जो पहला चरण होता है, आपने छोटी क्लासेस में जब पढ़ा था तो सीधे तौर पे कोई भी चीज छोटी क्लासेस में बड़े सीधे तौर पे बता दी जाती है। बाद में जब आप बड़ी क्लासेस में आते हैं तो आप देखते हैं कि वो जो छोटी सी चीज हमने छोटी क्लास में पढ़ी थी, उसी छोटी सी चीज कितने चरणों में कौन कौन से स्टेप के द्वारा हमारे शरीर में होती है वो आपको पढ़ाया जाता है। तो क्लास 10th में आपने पढ़ा कि रेस्पिरेशन जो है वो 2 चरणों में होने वाली प्रक्रिया है। पहले चरण में सभी प्रकार के जीवों में समान प्रक्रिया होती है, यानी कि पायरुवेट का निर्माण होता है, ठीक है, जो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है। ग्लूकोज जो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है वो साइटोप्लाज्म में टूटता है और 3 अणुओं वाले कार्बन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम पायरुवेट कहते हैं। अगली जो प्रोसेस है, अगला जो चरण है, वो अलग अलग प्रकार के जीवों में अलग अलग होता है, यानी कि इंसानों में अलग तरीके से होता है, एनारोब्स में अलग तरीके से होता है, ईस्ट में अलग प्रकार का होता है, और अगर पौधों की बात की जाए तो उसमें अलग प्रकार का होता है। यदि अलग अलग जीवों की बात की जाए तो अलग अलग प्रकार का, जैसा जिसमें श्वसन पाया जाता है वैसी प्रक्रिया सेकंड वाले स्टेप में डिफरेंस देखा गया है। तो मनुष्यों के अंदर वैसे सामान्य तौर पर जो रेस्पिरेशन है, श्वसन की प्रक्रिया है, ये 3 प्रकार की होती है। एक होता है वायवीय श्वसन जो हमारे शरीर में सामान्य रूप से निरंतर होता रहता है। दूसरे प्रकार का श्वसन जो होता है वो होता है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन जो है वो आपका ईस्ट में एकदम ही ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो जाता है, पर हमारे भी शरीर में कभी कभी अवायवीय श्वसन का एक दूसरा रूप होता है। वो कैसे? यदि हम पहाड़ चढ़ रहे हों या हम बहुत तेजी से दौड़ रहे हों तो पायरुवेट जो है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण पूर्ण रूप से विखंडित नहीं हो पाता और ये पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने लगता है, जो लैक्टिक एसिड मसल्स में जमती है और वही लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हमारे मसल्स में क्रैम्प्स का कारण होता है। तो अब आंसर आपको समझ में आ गया होगा, अपनी तरफ से टिक मार्क करेंगे और उसके बाद आप अपने आंसर को मैच करेंगे। क्या आपने आंसर नंबर डी सही में निशान लगाया है? यदि हाँ तो आपका कंसेप्ट क्लियर है, और अगर नहीं तो आपको फिर से एक बार रेस्पिरेशन को रिवाइज करने की आवश्यकता है। ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे हर सेल्स की माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होती है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ड्यू टू वर्कआउट ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, लीडिंग टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। जब कमी होने लगती है तो शरीर निरंतर एनर्जी बनाने की कोशिश करता रहता है और उसके चक्कर में लैक्टिक एसिड बनने लग जाती है हमारे शरीर में, जो एक्यूमुलेट होती है और इसका कारण होती है मसल क्रैम्प का। आज की क्लास में बच्चों इतना ही। आई थिंक आप सभी बच्चों ने क्वेश्चंस को और आंसर्स को नोट किया होगा और अपने लेवल को आपने अपने आप से चेक किया होगा कि आपका कंसेप्ट किस हद तक क्लियर है। That's all for today. Have a nice day. Take care.